भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला इन वेरी डिटेलिंग मेथड। आपकी किताब 9th क्लास के मुताबिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला बकायदा पूरा एक, ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं ना निचोड़ कहानी का, वो ये है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो प्रेजेंट इन कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड है, ठीक है ना, कंपाउंड में मौजूद सादी सी होल नंबर रेशो। ये होल नंबर रेशो क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ये क्या है भाई? ये मुझे नहीं इसकी समझ आ रही, मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा, ठीक है, मैं इसको बकायदा समझाऊंगा कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या होती है। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या होती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें डिवाइड ईच नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ठीक है ना, विटामिन सी है, या मैंने एक न्यूमेरिकल हल किया है। न्यूमेरिकल उसे कहते हैं कि जिसमें हम जिसके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के से हमें एक जवाब देता है, ठीक है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है न्यूमेरिकल में। यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल करके आपको इसके बारे में समझाया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होता क्या है। अब ये मोल क्या होता है सर? मुझे मोल का भी नहीं पता मोल क्या होता है, ठीक है ना। डिवाइड ईच नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मैं मोल भी आगे जाके आपको समझाता हूँ अभी आगे, ठीक है ना। अब उसके बाद ये देखें कि इस न्यूमेरिकल में जो उनसा गिवन है, जो उनसा उसने हमें बताया हुआ है कि एक विटामिन सी है, उस विटामिन सी में मैस परसेंटेज इन प्योर, यानी कि विटामिन सी में ये तीन क्या करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एटम्स हैं। ये तीनों एटम्स किस में पाए जाते हैं? विटामिन सी में। ये विटामिन सी में 40.9% एग्जिस्ट करता है कार्बन, और 4.58% एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन, और 54.5% एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन। परसेंटेज का पता ही होगा, परसेंटेज इसे कहते हैं, ठीक है ना, ये इसका साइन है परसेंटेज, ठीक है ना, ये एक परसेंटेज है इनकी। ये विटामिन सी में इतने एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके बाद आगे हमने कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मैसेस का तो हमें पता है। कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, हाइड्रोजन का अब यहाँ तक उसने हमें बताया हुआ। अब हमने सॉल्व करके मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये बिल्कुल आसान सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 16, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये मोल क्या होता है? अब मोल वही बात आ गई, ठीक है ना, मोल क्या होता है? अब ये मोल क्या होते हैं सर? मुझे बताएं सर, मोल क्या होते हैं? भाई मोल जो उनसा होता है ना, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है कि मोल जो उनसा होता है ये क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर हमने इन तीनों के मोल निकाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मोल का यूनिट होता है ग्राम, ठीक है ना, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो उनका मोल होता है इसका यूनिट हमेशा ग्राम में लेते हैं, ठीक है ना, इसका यूनिट होता है ग्राम में, ठीक है। ये बल्कि आगे जाकर पढ़ लें, यहाँ पर आप समझ लें बस ये मोल है, ठीक है। ये क्या है? मोल। ओके, समझ आ गई। अब हमने यहाँ पर मोल ऑफ सी निकाला है, कार्बन के मोल निकालने हैं। कैसे निकाले हैं? हमने क्या किया है, हमने ये जो उनसा है कार्बन है, मोल ऑफ सी, यानी कि इस कार्बन के हमने कार्बन है, इसके हमने मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वही पता है कि मोल जो उनसा होता है ये निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि जिसमें हम क्या करते थे, हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है ना, एक एलिमेंट को उसके 12वें स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि एक हमने स्टैंडर्ड यूनिट रखा हुआ था। रिलेटिव एटॉमिक मास में जाएं ना तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम एक, यानी कि जितना भी उसका एटॉमिक मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएंगे जी, मोल आ जाएंगे, ठीक है ना, बस। और रिलेटिव एटॉमिक मास को छोड़ दो अभी, ठीक है ना, वो रहने दें अभी, रिलेटिव एटॉमिक मास रहने दें। मैं वहाँ पर घुस गया हूँ, वो तो बहुत दूर की बात है। रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ था ना, उसको भी भूल जाएं। अभी मैंने बस सिर्फ आपको ये बताया है कि मोल ऑफ सी, यानी कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के मोल निकालने हों तो अब पहले उसकी परसेंटेज लिखनी है, परसेंटेज ऑफ डैट एलिमेंट। इसको डिवाइड कर देंगे
किससे? कार्बन उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये हमारे पास मोल आ गया। इसको 40.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और फिर यही हमारे पास आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3.41 मोल ऑफ कार्बन। फिर इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी परसेंटेज को आपको ये भी कह सकते हैं कि ठीक है ना, इसकी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सा है, इसकी परसेंटेज को सीधा हम डिवाइड किससे कर देंगे, इसकी परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे इसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से, परसेंटेज ओवर एटॉमिक मास, इसका फॉर्मूला मोल निकालने का, यानी कि हमने 4.58 को डिवाइड कर दिया इसके एटॉमिक मास से 1 है। अब हमारे पास ये सेम वही आ गया 4.58 मोल ऑफ एच, ठीक है ना, मोल ऑफ एच की जगह आप ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अब बस मोल ऑफ एच लिख दें, ठीक है, ये आसानी के लिए। अभी मैं आपको ग्राम करने लेकर जा रहा हूँ, मोल अभी मैं आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, दिमाग में इतना ज़्यादा फिट नहीं आ सकता, ठीक है ना। बस ये याद रखने कि ये मोल है, ठीक है ना, ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना। हमने मोल निकालने का तरीका बस याद रखने कैसे निकालने होते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, अब ये कैसे निकालना है मैंने बताया आपको कि इसकी सबसे पहले परसेंटेज लेनी है, परसेंटेज ऊपर लिख दो, ऑक्सीजन की वो गिवन होगी, ये है परसेंटेज, वो गिवन होगी, ठीक है ना। उस गिवन परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के मोल एटॉमिक मास से, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसको और इसको डिवाइड करने के बाद जो सा जवाब आया है 3.41 मोल ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेजेस गिवन होंगी, सिर्फ आपने उस परसेंटेजेस को ठीक है ना उन्हीं एटम्स के एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते जाना, तो आपके पास हर एटम्स के मोल आते रहेंगे। ये मोल आ गया, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। अब हमारे पास यही है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये क्या होती है, वही आ गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। क्या करेंगे कि ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से जितने भी हमने एटम्स निकालने होंगे उसमें से सबसे छोटी वैल्यू जो सी होगी ना, सबसे छोटी वाली वैल्यू, उसको हम सारे एटम्स के मोल्स से डिवाइड कर देंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 वैल्यूज़ निकली, 3.41, 4.58, 3.41। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो सी मुझे लग रही है वो ये है 3.41। अब इस 3.41 को हम इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। कार्बन मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, कार्बन के ठीक है ना मोल्स से डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को। फिर इसी तरह हाइड्रोजन के मोल को डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो से। ऑक्सीजन के ठीक है ना मोल को हम डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो से। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इज दैट रेशो विच ठीक है ना कंसिस्ट स्मॉल विच कंसिस्ट स्मॉल, यानी कि ये स्मॉल नंबर होता है, विच कंसिस्ट स्मॉल नंबर इन ओवर मोल्स वही कैलकुलेटेड इन ओवर न्यूमेरिकल। यानी कि हमारे न्यूमेरिकल में जो उनसे मोल्स हमने निकाले हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो उनसी होगी उसको जब हम तमाम मोल्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी सिंपलेस्ट होल, ये क्या सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाएंगे। ये क्या हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकाल ली। ये है जिसका मेथड निकालने का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। मैंने कहा कोई तंगी ना हो आपको, ठीक है ना। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कहते हैं, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इसे कहते हैं। ये जो उनसे कैलकुलेट किया हमने, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गई, ठीक है ना। अब कोई समझने में आसानी होगी, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो प्रेजेंट इन कंपाउंड, यानी कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, ठीक है ना। ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड, ये कंपाउंड विटामिन सी, ठीक है ना, ये कंपाउंड है। इसके अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को कहते हैं जी एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है, ओके हो गया। अब ये कंपाउंड में प्रेजेंट है, क्या है ये प्रेजेंट में, किस में प्रेजेंट है, कंपाउंड में। ओके, किस में प्रेजेंट है सर, कंपाउंड में प्रेजेंट है ये। अब हम क्या करेंगे, ये सी है, अब हम इस कंपाउंड को क्या लिख सकते हैं, अब हम इस कंपाउंड को, ये 1 है, ये ठीक है ना, हम इसको निकाल सकते हैं। ये देखें
हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको ही, ये क्या निकला हमारे पास 1, चूँकि ये ठीक है ना इसके पॉइंट है सिर्फ इसके एंड में, ठीक है ना, इसके पॉइंट के बाद कुछ रकमें नहीं है, इसलिए हम इससे 1 को सी के साथ लिख देंगे, लिख दिया 1c। निस्बत 4/3, 4/3 है, ये 4/3 है, ठीक है ना, इसके पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स आ रहे थे, इसलिए हमने ये इसको नहीं लिखा बल्कि ये लिखा 4/3। 4/3 हाइड्रोजन, फिर ये 1 ऑक्सीजन का 1 आ गया इधर। अब हम क्या करेंगे, इसको बट्टे को ख़त्म करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारों को, 3c, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 जो सा गायब हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये आ जाएगा C3H4O। ये हमारे पास क्या आ गया, ये विटामिन सी का सिंपलेस्ट फार्मूला आ गया। ये क्या है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट 3 4 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है ना, विटामिन सी की। ये विटामिन सी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इन कंपाउंड है, इन कंपाउंड में मौजूद, यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो सिंपल हो, जो सी हम आराम से पढ़ सकें। मिसाल के तौर पर मैं और भी एग्जांपल से देता हूँ, आपके बुक में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है सर? परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो उनसी होती है ना, ठीक है ना, ये ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या होती है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम फाइंड करने के लिए मिसाल के तौर पर ये ठीक है ना, वो कह रहा है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, इसमें जो सा कैल्शियम है ना, इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो, ठीक है ना। अभी हम ये कैसे निकाल सकते हैं, ये कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन? अब ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसकी हमने निकालनी है, कैल्शियम की। इस कंपाउंड में कैल्शियम एलिमेंट की सिर्फ हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम। हम क्या करेंगे, हम इसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे इसके टोटल कंपाउंड के एटॉमिक मास, टोटल कंपाउंड के एटॉमिक मास से, ठीक है, समझ आ गई। टोटल कंपाउंड का एटॉमिक मास कैसे निकालना है, ठीक है, ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया सर, ये निकल गया टोटल कंपाउंड का एटॉमिक मास। कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास, फिर प्लस ये जो सा 2 है, ये ब्रैकेट में है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बंद कर रहा है, लेकिन 2 जो सा है ब्रैकेट लगाई दोनों तरफ, और बीच में लिखा 16 + 1, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था, फिर प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1, ठीक है। अब जब हमने इनको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, 74। ये 74 क्या है, ये 74 क्या है, टोटल कंपाउंड मास, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ एलिमेंट, या आपने याद करना है, ठीक है ना, ग्राम्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के ग्राम से, एलिमेंट का ग्राम में, यानी कि एलिमेंट को सबसे पहले हमने ग्राम में निकाला है, कि ये यहाँ पर एटॉमिक मास निकला, ओवर फिर ग्राम्स ऑफ टोटल एलिमेंट, यानी कि पूरे एलिमेंट का, ठीक है ना, हमने एटॉमिक मास निकाला, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ठीक है ना, हमारे पास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम यानी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ गई 54.05%। बस परसेंटेज यहाँ पर हमने क्या किया होगा, ग्राम्स ऑफ एलिमेंट ओवर डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ टोटल एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, और कुछ भी नहीं है इधर, ठीक है ना। बस ये फार्मूला आपने याद करना है, इस फार्मूले के तहत आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेनी है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन एक वर्ड आया था, वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, उसको भी मैंने एक न्यूमेरिकल किया बकायदा, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और अब उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन एम्पिरिकल फार्मूला में होती है, ठीक है। अब ये ठीक है ना, ये जो सा आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड हमने पीछे पढ़ कर आए हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर में ठीक है ना, पॉजिटिव आयन के गिर्द नेगेटिव आयन्स होते हैं और नेगेटिव आयन्स के गिर्द पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ठीक है ना। यह आपको समझ आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब न्यूट्रल कंपाउंड एक आपके ठीक है ना आई है फेज़, एक इस्तिलाह आई है न्यूट्रल कंपाउंड की। न्यूट्रल कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है, बस आपने ये याद रखना है कि ये ऐसा कंपाउंड होता है, ये ना तो एसिड होता है और ना ही बेस। एसिड कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ठीक है ना, ये मैं एक एग्जांपल दी है। और बेस कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसके शुरू में एच आ रहा है वो क्या है, एसिड, और जिसके एंड में ओ एच आ रहा है वो क्या है, बेस। अभी तक ये याद रख लें बस, ठीक है ना। HCl क्या है, ये एसिड है। NaOH क्या है, ये बेस है, ठीक है ना। ये एसिड है, ये बेस है। इसके शुरू में एच आ रहा है, इसके एच में एंड में OH आ रहा है, इसलिए बेस है। ये इसलिए एसिड है क्योंकि इसके शुरू में एच आ रहा है। समझ आ गई, बस ये बात याद रखनी है। अब ये न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसकी pH = 7 होती है। pH एक स्केल होता है, उससे हम नापते हैं, उसे मापते हैं कि एसिड की और बेस की कौन सी वाली ये 1 से लेकर 14 तक का स्केल होता है, ठीक है ना। ये आपको आगे पता चल जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि न्यूट्रल कंपाउंड की pH क्या होती है, 7, और ये ना तो एसिड होता है और ना ही ये बेस होता है, ठीक है। ओके हो गया, ये नोर एसिड नोर बेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल H2O, यहाँ पर OH भी नहीं आ रहा और ना ही H आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये क्या है, न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है। NaCl, यहाँ पर ना H आ रहा है ना ही OH आ रहा है, इसलिए क्या है, ये न्यूट्रल कंपाउंड। इसी तरह आयनिक कंपाउंड जो सा होता है, आयनिक कंपाउंड को हमने पीछे पढ़ कर आए कि फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर करते हैं। अब फार्मूला यूनिट हमने पीछे पढ़ कर आए, फार्मूला यूनिट बकायदा, ठीक है ना। अब ये फार्मूला यूनिट जो सा होता है ये इंपीरिकल फार्मूला ही होता है, ठीक है ना। आप एक बस ये याद रख लें कि फार्मूला यूनिट का जहाँ पर भी जिक्र होगा आपने सिर्फ फ़ौरन ध्यान में लाना है जी, ये क्या है, इंपीरिकल फार्मूला है। अब क्या करना है कि फॉर एग्जांपल है जी सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना, सोडियम है Na+ और Cl-, ये क्या है, फार्मूला यूनिट है। NaCl सोडियम प्लस और Cl- का फार्मूला यूनिट है। हम जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, आप इसमें मिलते हैं ना, तो क्या बनते हैं, NaCl। तो ये क्या है, ये क्या है, ये फार्मूला यूनिट भी है, ये इंपीरिकल फार्मूला भी है। दोनों आप इन दोनों का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बराबर ही है। फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं इसे, इंपीरिकल फार्मूला भी कह सकते हैं। इसी तरह ये KBr है, इसको हम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं और इंपीरिकल फार्मूला। यहाँ पर ना ही हमें H नज़र आ रहा है और ना ही हमें OH नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। ये दोनों क्या हैं, ये क्या है जी, ये पोटाशियम ब्रोमाइड, ये है जी एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसकी pH क्या है, 7, ठीक है। बस एक ये याद रखना है, इस्तेलाह जो उनसे न्यूट्रल कंपाउंड की आई है। और इसके साथ एक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। समझ आ गई, ओके। कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पर एक और एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये जो जितने भी हमने कंपाउंड्स निकाले हैं 341C3H4, ये क्या है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 341 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है इन कंपाउंड में। कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड है, इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, 341, ओके। फिर इसी तरह यहाँ पर SiO2 है, इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, हमें समझ आ रही है कि यहाँ पर एक सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है, उसका एक एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, ठीक है। ऑक्सीजन का एक, सिलिकॉन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। अब ये इसकी क्या है, इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, इसको हम SiO2 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन है, इसमें निस्बत 12 हाइड्रोजन है, निस्बत 6 ऑक्सीजन है। काटा हमारा यहाँ पर 6 से कट रहे हैं, 1:2:1। तो यहाँ पर एक तो ये कार्बन आ गया इधर, ठीक है, ये H आ गया इधर, H2, ये 2 आया, ठीक है ना, 2S इधर आ गया, एंड में 2 आता है ना, तो 2 आ गया इधर, ओके। हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है। ये आ गया हमारे पास सिंपलेस्ट ग्लूकोज की, ठीक ना, यानी कि ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 1:1। सिंपलेस्ट हो, ये से कहते हैं 1:1 को क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये निस्बत को कहते हैं जी रेशो। ये क्या है, 341 क्या है, सिंपलेस्ट 3:4:1 क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो प्रेजेंट इन CHO, यानी कि प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रेजेंट इन विटामिन C। फिर इसी तरह सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 1:1 है, प्रेजेंट इन
ग्लूकोज। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये नीचे मैंने क्या किया हुआ है, ये नीचे मैंने वही समझाया हुआ था। ठीक है, मैंने आपको ये परसेंटेज कंपोजिशन का बता दिया है, सिंपलेस्ट बकायदा ये मैंने आपको बताया है जी कैसे निकालते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। एक तो तरीका ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं। आपकी किताब में ये तरीका दिखाया हुआ है। ठीक है, मैंने ये दोनों सिर्फ आपकी आसानी के लिए समझाया ताकि आपको पूरा ये समझ आ जाए टॉपिक।